कि शिवदर्शन सिंह जी कैमिस्ट्री के PhD ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ यूरोप इंग्लैंड अमरीका जिथे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ तो उससे ट्रेनिंग भी दिखाते हैं 5-5 दिन की हफ्ते की। तो अपना एक सुहागा समा कहूँगा दूजा एक होर सारे दे बेनिफिट है नवे शहर वालों के कि ये हुण अपने बल्लोवाल सोंपड़ी रीजनल रिसर्च सेंटर के नाल ही उत्ते अपना एक फार्म हाउस बना रहे हैं। सो जो कि कच्चे मकानों का होगा जिससे कि ऑर्गेनिक ते नेचुरल खेती ही हो। तो दूजा आप जिवें कि घूमण फिरन वाले सौदी जगह किते चले गए होटलों के विच रह रू के आ गया जेकर फार्म हाउस से तुसीं जाओ उन्होंने इत्थे खाण वास्ते कच्चे मिट्टी के भांडियां दे विच बनया होया खाना वो भी पत्तलां दे उत्ते। सो बिल्कुल ही नैचुरल तरीके दे नाल जिहड़ा इन्हां दा फार्म हैगा है। सो इसे तरह का फार्म ये अपने भी इत्थे बनाउण जा रहे हैं बड़ी जल्दी। सो मैं हुण मंच ते इन्हां नूं सੱਦਾ दऊंगा तुसीं इन्हां नूं YouTube के उत्ते Facebook के उत्ते भी सर्च कर सकते हो कि शिवदर्शन सिंह जी मंच पे आन ते अपने जिहड़े विचार साडे किसानां दे नाल साझे करन। शिवदर्शन सबसे पहले मैं यहाँ पे भगत धन्ना को याद करना चाहूँगा, धन्ना हाल के अंदर, और उनके प्रयासों को हम याद करेंगे। एक जाट जिसने पत्थर को भी खाना खिला दिया, उसकी लगन देखो बंदा क्या था। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और आज हम क्या कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचने की जरूरत है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे शब्द किसी को हर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा हरियाणा का हूँ, हम थोड़ा साफ बोलते हैं, लाग लपेट हमें नहीं आती, सिखाई नहीं जाती बचपन से। बात याद करूँगा अपने दादा को। दादा के टाइम पे हम खेती कैसे करते थे? दादा के टाइम पे हम सारे के सारे मिश्रित खेती करते थे। एक आड़ के अंदर हमने कणक बो दी, अगली में हमने चना लगा दिया। चने ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्स कर दी और कणक को दे दी। उससे इधर फिर मेथी लगा दी, मेथी के साथ साथ मैंने सरसों लगा दी। सरसों के बाद अलसी लगा दी, अलसी के इधर बीच में कहीं पे गाजर लगा दी, कहीं पे मूली लगा दी, कहीं पे शलगम लगा दी। तो 1 एकड़ जमीन के अंदर ही हमें सब कुछ मिल जाता था। और भारत में जो ये कहते हैं ना 1900 मैं इसको हरित भ्रांति बोलता हूं, मैं क्रांति नहीं बोलता। हरित भ्रांति हमें भ्रमित किया गया। हमें ये कह के भ्रमित किया गया कि भारत में तो लोग भूखे मरते हैं। ये क्या बताया गया कि भारत में तो लोग भूखे मरते हैं। लेकिन जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, खुद के जीवन को देखता हूं, क्योंकि मैं भारत का ही हूं, बाहर से तो मैं आया नहीं, मैं भी एक पिंड का रहने वाला छोटा बच्चा ही था। 1970 के आसपास जब ये चीज चली तो मेरे पिता ने मेरा जो सबसे पहले ड्यूटी लगाई थी बचपन में, वो ये लगाई थी कि बेटा ये बाजरा रखा है और तुझे सबसे पहले उठते ही छत पे जाके जीवों के लिए बाजरा छिड़क के आना है। कबूतर आएंगे, मोर आएंगे और दूसरे जीव आएंगे, वो छत पे वो खाएंगे। उसके बाद जो दूसरा काम होता था घरों के अंदर, आटा चक्की। मेरी माँ ऐसे आटा चक्की चलाती रहती थी और आटा चक्की चलाते चलाते अगर कोई गेट के ऊपर कोई मंगता आ गया, कोई बाबा आ गया, कोई भिखारी आ गया, तो चक्की को छोड़ के वो कुछ न कुछ दे के उसकी झोली में जरूर डालती थी। काम को छोड़ के अपने हाथ से पीछे इतनी मेहनत से बनाए हुए आटे को वो उसको जरूर देती थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता था, हमारे घरों के अंदर रोटी बनती थी तो जैसे ही चूल्हा जलता था तो जो पहली रोटी थी वो गाय के लिए निकाली जाती थी। गाय के लिए क्यों निकाली जाती थी? क्योंकि गाय का जो बच्चा है वो सुबह से शाम तक मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे खात में काम करता था, मेरे खेत में काम करता था, बड़द, इसलिए उसको रोटी दी जाती थी। उसके बाद लास्ट वाली रोटी थी वो बिना झोली के मंगते कुत्ते के लिए, कुकुर के लिए निकाली जाती थी। उसके बाद शाम को अलग से बाजरे को पीस के
और उसके अंदर खांड मिला के या शक्कर मिला के वो जो कीड़नाड़ होता था, चींटी जिसके अंदर से निकलती, कीड़े मकोड़े जिसके निकलते हैं, उसको भी सींचा जाता था शाम को। जब हम कबूतरों का, मोरों का, इनका सबका पेट भर रहे थे तो भूखा कौन मर रहा था? पहली बात। बात नंबर 2, हमारे घरों के अंदर अगर कोई छोटा किसान है, गरीब किसान है, तो उसके खेत में एक बलद मिलेगा। अगर किसी के खेत में एक बलद है तो उसके बच्चों के रिश्ते भी नहीं होंगे। अगर वो पता नहीं उसका भाई इसको डंगवारे के अंदर बलद दूसरा देगा कि नहीं देगा, ये खेती कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो 2 बलद वाला तो जमींदार होता ही होता था। लेकिन कई जमींदार ऐसे थे जिनके घरों के अंदर 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 जोड़ी बलद थे, बैल थे। आपको, मेरे से बुजुर्ग बैठे हैं, कईयों को ध्यान होगा, अगर मैं कहीं पर गलत बोल रहा हूं तो मेरे को ठीक कर देना। एक बलद के लिए हम क्या करते थे, बैलों के लिए क्या करते थे, हमारे यहाँ पे इतने मोटे मोटे मिट्टी के माट होते थे, बड़े बड़े मटके, उनके अंदर, आरे के अंदर जो है पानी को उबाल लेते थे और उसके अंदर गवार डालते थे। गवार के अंदर ही हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया, गवार के अंदर ही हमने थोड़ी सी खड़ डाल दी, गवार के अंदर ही हमने थोड़ा सा चना डाल दिया, गवार के अंदर ही हमने थोड़ा सा बिंदुआ डाल दिया, और वो आरे के ऊपर रंधता रहता था, आरे के ऊपर रंधता रहता था। काम करने के बाद जब बैल मेरे घर पे आता था तो हम बा को संगवा के और ऐसे उसको रफड़ते थे, ऐसे उसको रफड़ते थे, और फिर वो डाइट हम बैल को देते थे। एक बैल एक दिन में कम से कम 2 किलो अनाज खा लेता था। एक बैल एक दिन में कम से कम 2 किलो अनाज खा लेता है। आदमी कितना खाता है? 200 ग्राम। तो एक बैल 10 आदमियों के जितना अनाज खा लेता था। बैल कितने थे? लगभग 25 करोड़। कितने थे? लगभग 25 करोड़ बैल थे। तो 25 करोड़ बैल जो है कितने आदमियों के बराबर खाना खा लेते थे? 250 करोड़ों के बराबर। उसके बाद जो दूसरी चीज थी जो हमने बचपन में देखी, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, खास तौर पे आना जाना जो होता था, उसके लिए क्या साधन था? टांगा, घोड़ा गाड़ी। देखे ना टांगे, आप सबने बचपन में देखे हो ना, टक 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 करते घूमते रहते थे। तो जैसे ही टांगा गांव में जाके खड़ा होता था, उसके आगे चने की बोरी खुली हो जाती थी। पेड़ के नीचे चला गया, वहां पे टांगा आ गया, वहां पे चने की बोरी खुल गई। आज इतना चना आदमी नहीं खा रहा जो 1970 से पहले मेरे देश के घोड़े खाते थे। तो भूखा कौन मरता था भाई? भूखे मरते थे जहर बनाने वाले, भूखे मरते थे ट्रैक्टर वाले, भूखे मरते थे डीजल कंपनियों वाले, भूखे मरते थे पेस्टिसाइड यूरिया कंपनियों वाले। इनका बिकता ही नहीं था, हमने इनकी जरूरत ही नहीं, हमने इनसे कुछ लेना ही नहीं, अपने खेत के अंदर से हम सब कुछ उगा रहे हैं। तो फिर ये एक षड्यंत्र रचा गया। देखो मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, आप जो है कदे न्यू कह दो भाई वो हरियाणा दागे के कहने लग गया। हमने टैक्स दे दिया, टैक्स के बाद बना दिया कृषि विश्वविद्यालय। हमारे टैक्स से क्या बना? कृषि विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय नहीं कहूंगा मैं उसको, कृषि विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय ने हमें हमारे खेतों के अंदर विष डालना सिखाया। मेरे दादा बड़े खिलाफ थे इस चीज के। उधर से आता जो एसडीओ था आता, तो सब थोड़ा सा तो डलवा लो, क्यों भैया तो मेरी माता है धरती, इसके अंदर मैं जहर डाल के जीवों को क्यों मारूं, इतना तो बता दे। ये यूरिया डालेगा क्या करेगा, ये चीज को ये कर देगी, ये पेस्टिसाइड क्या करेगा। पेस्ट का मतलब होता है उड़ने वाले छोटे छोटे कीट पतंगे। पेस्ट का मतलब क्या होता है? कीट पतंगे। और पेस्टिसाइड का मतलब क्या है? उन कीट पतंगों को खत्म करने वाला जहर। तो किसी भी जीव की हत्या करना तो भाई पाप है। तो पेस्टिसाइड डालना क्या है? जीवों को खत्म करना क्या है? पाप है। दूसरा शब्द है हर्बिसाइड। हर्ब का मतलब क्या है? औषधि, दवाई। हर्बिसाइड का मतलब क्या है? औषधियों को खत्म करने वाला जहर। तो मेरे से मूर्ख कौन होगा कि मेरे खेत के अंदर दवाई पड़ी है, उस दवाई को तो मैं पहचान नहीं रहा और उसके ऊपर बाहर से पैसे देके और दवा को और जहर और डाल रहा हूं, तो मेरे से मूर्ख कौन होगा? मेरे को मूर्ख बनाया गया।
अब जब सर दिख गया कि यहाँ पे भी जहर है, यहाँ पे भी मर रहे हैं, यहाँ पे भी मर रहे हैं, यहाँ पे भी मर रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इनके कैंसर हो गया, यहाँ पे इनके हो गया, इनके बच्चे औलाद होनी बंद होगी। हरियाणा पंजाब का जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे कम है पूरे देश के अंदर। 1100 अगर ये बच्चे पैदा करने वाले आईवीएफ सेंटर हैं तो उसमें से 526 हमारे इलाके में है। सबसे ज्यादा जहर हमने डाला, अब भुगत भी हम रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ आओ। जैविक खेती हमारी जरूरत थी, जैविक खेती हमारी जड़ है, और जैविक खेती के लिए सबसे पहले हमें खेत को समझना पड़ेगा। आप इस गांव के हो, बाहर के हो? गुरतेज जी, ये बड़ जो कब लगाया था? गुरनेक जी आप बताओ, ये बड़ जो लगा ना कब लगाया था? 15 साल के अंदर इसके अंदर कितने कट्टे यूरिया डाली है? इसके अंदर कितना पेस्टिसाइड डाला है? इसके अंदर कितना हर्बिसाइड डाल दिया? कुछ भी नहीं डाला। ये बड़ी इतना बड़ा है, कैसे हो गया? या और जो चीजें हैं वो इतनी बड़ी कैसे हो रही है? क्योंकि कुदरत जो है उसके अंदर शक्ति है इसका पेट पालने की। अब बड़ यहां पे खड़ा है, और बड़, पीपल, नीम, देसी जो कुदरती अपने हरियाणा पंजाब के जो पेड़ पौधे थे, बूटे थे, वो भी हमने नष्ट कर लिए, वो भी हमने नष्ट कर लिए। तो सबसे पहले तो हमें खेत को समझना पड़ेगा। खेत क्या है? खेत का मतलब है क्षेत्र। ये मेरा एरिया है, ये मेरा क्षेत्र है। जैसे रोपड़ मेरा जिला है, रोपड़ जिले के बाद ये फलानी मेरी तहसील है, नवांशहर मेरा जिला है, बलाचौर मेरी तहसील है, ठकारला मेरा गांव है। तो ठकारला गांव की प्रकृति कैसी है, वहां का खेत कैसा, वहां का क्षेत्र कैसा है, और वो क्षेत्र के अंदर नेचुरल क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर अपने आप कुदरत हमें क्या क्या दे रही है, उस क्षेत्र के जीव कौन कौन से हैं, उस क्षेत्र के नेचुरल पशु कौन कौन से हैं, उस क्षेत्र के कीट पतंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें यहां तक स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद कौन सी चीज से मैं सबसे ज्यादा लाभ ले सकता हूं, खुद के लिए, समाज के लिए सबसे ज्यादा लाभ मैं किससे ले सकता हूं। तो इसको खेत के अंदर क्या क्या है, इसको पूरे को स्टडी करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि हमने यूरिया छोड़ दी, हम धान क्यों क्यों कर लिए। क्या मेरा हरियाणा और पंजाब की धरती सिर्फ और सिर्फ धान देती है क्या? क्या दूसरा यहां पे कुछ हो ही नहीं सकता क्या? तो हम सिर्फ और सिर्फ धान ले ही क्यों रहे हैं? हम दाल क्यों नहीं ले रहे? हम फल क्यों नहीं ले रहे? हम दवाइयां क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन मार्केटों के ऊपर उन कंपनियों का कब्जा है जो हमें वहां तक जाने ही नहीं देती। आयुर्वेद को सबसे पहले भारत के अंदर नष्ट किया। हर एक गांव के अंदर इतने इतने विद्वान वैद्य हुआ करते, चेहरा देख लिया, चेहरे देखते ही आंख देख ली, ओ भाई तेरे तो लीवर पे हो रही है सिरोसिस, इधर आ, ये पुनर्नवा है, ये ऐसे ले ले, 2 पत्ते ले ले। तो ये एक बहुत ही लंबा विषय है। सिर्फ जैविक खेती कह देने से जैविक खेती नहीं होगी। जैविक खेती के लिए हमें पूरे क्षेत्र को जहर मुक्त बनाना पड़ेगा, और खुशी की बात क्या है कि अब आने वाला जो टाइम है 2030 के बाद, वो नेट जीरो कार्बन का टाइम है। नेट जीरो कार्बन, यानी कि 2030 तक इन कंपनियों ने जो तेल बाल के, कोयला बाल के धुआं जो करना था, मड मारे सिर दिया, अब भाई हरियाणा पंजाब वाले पराली जला दें, उससे धुआं हो जाए। तो जो कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा जो हो चुका है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट के कारण हो, चाहे वो डीजल के बर्निंग के कारण हो, चाहे वो पेट्रोल बर्निंग के कारण हो, चाहे वो एलपीजी बर्निंग के कारण हो, उसको सारे को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि इस साल कितनी बारिश होगी, इस साल सूखा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस साल कहीं पे बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। गूगल नहीं बता पा रहा और दूसरे नहीं बता पा रहे, क्योंकि मौसम तो चेंज हो गया। मैंने डाटा लिया है 1901 से लेके 2001 तक का, और उसके अंदर मैंने एवरेज निकाल ली कि 27 अगस्त को तो आए साल लगभग इतना टेम्परेचर होता, मैं उतना ही बता देता हूं, जबकि मौसम बदल गया। तो 27 अगस्त को हुआ ही नहीं जो उसने बताया था। तो अब ये जो चीजें, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, ये आदमियों को, साइंटिस्टों को, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को डरा रहा है।
इसलिए अब बैक टू बेसिक्स, 2030 के बाद हमें नेट जीरो कार्बन की तरफ आना है। और जब हम नेट जीरो कार्बन की तरफ जाएंगे तो हमें जैविक खेती भी, जैविक जीवन, प्राकृतिक जीवन और जैविक घर, प्राकृतिक घर, ये सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। और हम अगर आज इसमें लीड कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है, सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है। आज मैं सुबह गुरुनेक जी के खेत में गया, हमने वहाँ पे भूमि आवड़ा देखा, हमने वहाँ पे कोंदरा भी देखा, हमने वहाँ पे चौड़ाई भी देखी, हमने वहाँ पे पुनर्नवा भी देखा, हमने वहाँ पे मकोई भी देखी। और सुमेर भाई ने जो जो बताए, जो पौधे जिनका हमें नहीं पता था, वो पौधे भी देखे। इनके खेत के अंदर आप जाओगे, देखोगे तो जीवों का जो बनाया हुआ खाद है, केंचुए के द्वारा, गिजाई के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो बनाई गोल गोल गोलियां हैं, मिट्टी की गोलियां, वो इनके खेत के अंदर है। ये जो गोल गोल गोलियां हैं, यही हमारी खेत की ताकत है। तो जैविक खेती को समझने के लिए काफी आपको समय देना पड़ेगा। और ये जैविक खेती करना धर्म का काम है, रासायनिक खेती करना पाप का काम है। एक तो मैंने कोई जहर लिया, अपनी धरती में डाल दिया। अब ये है परमानेंट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। नीचे चला गया, पानी के अंदर चला गया, 20 फुट 30 फुट 40 फुट, वहाँ पे फिर मैंने ट्यूबवेल लगाया, फिर वो वापस मेरे पास आ गया, फिर उसको मैं पीऊँगा तो जहर मेरे अंदर जाएगा। तो पूर्णतया से हमने जो 1970 से 2025 तक किया है कृषि के मामले में, खास तौर पे वो जो है टोटल गलत किया है। हमारे से गलती हुई है, इसलिए उस गलती को स्वीकार करते हुए पूरा विश्व, पूरी संस्थाएं ये कह रहे हैं, भाई वापस ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ जाओ, वापस कुदरती खेती की तरफ आ जाओ, वापस जो है प्रकृति को बचाने की तरफ आ जाओ। मेरा इसमें मानना इससे थोड़ा सा और आगे का है। मेरा मानना ये है कि जो खेत है वो आपको 3 चीज देता है। पहली चीज देता है रोटी। क्या देता है? रोटी। क्या हम अकेली रोटी खा सकते हैं? उसके साथ हमें चटनी भी चाहिए, उसके साथ हमें दाल भी चाहिए, उसके साथ हमें सब्जी भी चाहिए, उसके साथ हमें दही भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए, तभी वो रोटी बनेगी ना। चावल है तो खिचड़ी चाहिए या दही चाहिए, तभी बनेगी ना। तो आज हम खेती से रोटी भी नहीं ले पा रहे हैं। रोटी का मतलब ये सारी चीज, रोटी का मतलब क्या है? दालें, अन्न, सब्जियां, फल फ्रूट, दूध और दूध के उत्पाद। अगर आप ये अपने खेत से ले रहे हो तो आप 1 नंबर आपको मिल गया। दूसरा नंबर है कपड़ा। दूसरा नंबर क्या है? कपड़ा। हमारे गांव में, हमारे यहाँ पे हर घर के अंदर चरखा होता था। हर घर के अंदर, कोई घर ऐसा नहीं था जिसके अंदर चरखा नहीं होता। मेरी माँ को जो शादी के बाद दूसरे के अंदर जो चरखा लगा था, मिला था, वो मेरे घर में आज भी पड़ा है। पंजाब में भी ऐसा ही होता होगा। चरखा याद है? याद है चरखा? तो हर किसान अपने खेत के अंदर जो है कपास भी उगाता था, कपास उगाता था। और जब फ्री टाइम होता था तो हमारी माताएं वहीं पे एक जगह इकट्ठा हो जाती थी, गीत गाती रहती थी, और वो उसकी पूनी बना बना के हमें दे देती थी। और फिर उसके वो बड़े बड़े कुकड़ी बनती थी। वो कुकड़ी से डेयरी बनती थी। डेयरी के बाद गांव के अंदर ही जुलाए होते थे, गांव के अंदर ही उनके कपड़े बन जाते थे। ऐसे ही हम हर एक किसान खेतों के अंदर शण जरूर उगाते थे, और शण को लेके और हम जो है किसी तालाब के अंदर, लेट के अंदर, वहां पे हम उसको सड़ाने के लिए छोड़ देते थे। जब वो पूरी तरह सड़ जाता था, सर्दी के टाइम पे जब और कोई काम नहीं होता था, हमारे बुजुर्ग जब पूरी तरह फ्री होते थे तो धूप में बैठ जाते थे और शण को जो है ऐसे इकट्ठा कर लेते थे। बीच में से सफेद सफेद डंडे निकलते थे, लंबे लंबे। उनको हम बचपन में हेलीकॉप्टर वगैरह बना के ऐसे 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 हम खेलते रहते थे। तो उससे रस्सी, रस्सा, जेवड़ी, बंधान, सारा का सारा उससे बनता था। हमारे बुजुर्ग चलते चलते इतने एक्सपर्ट थे, इतने स्किल्ड थे कि उनके पास सिर्फ 3 डंडियां होती थी। एक डंडी ऐसी, एक डंडी ऐसी और एक डंडी ऐसी। और चलते चलते वो जो उनके पास धागा होता था,
मूंज होती थी या क्षण होता था, ऐसे 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 चलते रहते थे, काम करते रहते थे, और वो रस्सी जो है ऑटोमेटिकली बनती रहती थी। तो कपड़ा भी हमारे यहाँ पे हमारे क्षेत्र से ही मिलता था, हमारे यहीं का था। याद है किसी को वो बात, वो दिन? वो डेयरी किसी ने देखी भी है क्या, जैसे घूमते घूमते वो करते थे? वो थे स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड। हमारी माताएं क्या करती थी? हमारी माताएं सिर्फ और सिर्फ 2 ये ले ली चढ़ाई, सिर्फ 2 चढ़ाई। इधर से ऊन है अपने घर की, वो ऊन लेके 2 बैठी बैठी है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे बातें भी कर रही है और ऐसे ऐसे लगी हुई है। शाम तक क्या है, मेरे ये फलाना देवता आएगा, इसके लिए मैंने स्वेटर बना दी। अब देवता आ गया, देवता देखा था तो 1 साल पहले देखा था, वो साइज में हो गया बड़ा। अरे पुत्तू तो बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इधर ले गया, घुर 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 घुर। वो जो स्वेटर थी उसको डिसमेंटल कर दिया और उसका फिर दोबारा गोला बना दिया। सुबह फिर उसका साइज लेगी और शाम तक उसके लिए दोबारा फिर स्वेटर बना देगी। इससे सरल कोई मशीन हो सकती है क्या? इससे सरल कि सिर्फ 2 डंडियां ही तो हैं, 2 सड़ाइयां ही तो हैं। उन 2 सड़ाइयों से पूरा का पूरा आपके लिए स्वेटर बना देना, आपके लिए टोपी बना देना, आपके लिए पैरों के मोजे बना देना, जुराब बना देना। तो खेती हमें रोटी के साथ साथ कपड़ा भी देती थी। तीसरा आ गया मकान। खेत जो है, क्षेत्र हमारा जो है, इलाका हमारा जो है, वही मकान देता था। अब ये लड़का पैदा हो गया, अब ये लड़का पैदा हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरी खेत की डोली के ऊपर मैं 3-4 टाली लगा दूंगा। एक मैं मोगनी का पौधा लगा दूंगा, बूटा। 2-4 मैं तुण के पौधे लगा दूंगा। इधर से ये मेरा बेटा शादी लायक हुआ है, इधर से मेरा बेटा 20-22 साल का हुआ है, तो मेरे खेत के ऊपर जो है वहीं पे बहुत बड़ी बड़ी टालियां हो जाएंगी, उनके अंदर से वो लाल हो जाएगी, पूरी तरह पक जाएगी। इधर से वो महागणी का पौधा है, वो भी पूरा 50-60 फुट ऊंचा हो जाएगा। इधर से जो तुण लगाए हैं वो भी मेरे पूरे 60-70 फुट ऊंचे हो जाएंगे। तो मकान बनाना है तो वहीं पे खाती गांव का जो बढ़ई है वो आएगा, वो उसी के तो पट्टे बना देगा, वो उसी की कड़ियां बना देगा, वो उसी की से तीर बना देगा, उसी से खिड़कियां बना देगा, उसी से चौखट बना देगा, उसी से दरवाजा बना देगा। लकड़ी का काम खत्म, छत का काम खत्म, से तीर लगी वो लगी। उसके बाद ईंट बनाने के लिए हम क्या करते थे? जो गांव का तालाब होता था, और जो तालाब सूखना शुरू होता था तो उसके अंदर त्रेड़ पड़नी शुरू हो जाती थी, डले बनने शुरू हो जाते थे। जैसे ही वो त्रेड़ बनने शुरू होती थी, जैसे ही वो डले बनने शुरू होते थे, जिसको भी ईंटों की जरूरत थी वो वहीं पे सांचा लेके बैठ जाता था और वहीं पे ईंट काटना शुरू कर देता था। ईंट काटना वहीं पे शुरू कर दिया और वहीं पे उनको सुखा लिया। वो सूखी हुई ईंट लेके गारा से उसको चुन लिया और उधर अपनी खिड़की दरवाजे लगा दे, बाहर से गोबर मिट्टी से लिपाई कर ली, ऊपर से अपना जो गेरू है और जो चूना है उससे उसकी प्लास्टरिंग कर दी, उसके ऊपर से अड़सी का तेल लेके और तेल मार दिया। तो पूरा मकान टोटल ऑर्गेनिक और हमारे खेत से, हमारे गांव से। तो गांव का पैसा सारा का सारा गांव में ही रहता था। अब इतनी स्वावलंबी जो व्यवस्था थी उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। अब मैं अपनी दादी को याद करता हूं तो मेरी दादी के पैरों के अंदर इतने मोटे मोटे कड़ुल्ले होते थे, चांदी के इतने मोटे मोटे। मैं अपनी दादी को याद करता हूं तो मेरी दादी के कानों में इतने मोटे मोटे सोने के बाड़े होते थे, इतना मोटा खोखा होता था, इतना मोटा बोरला होता था, कंठी होती थी, मोटी मोटी कंठी, और उसके अंदर लाल जड़े होते थे। पत्थर होते ना, मूल्यवान पत्थर, बहुमूल्य पत्थर लाल, वो उसके अंदर माला के अंदर से होते थे। इतनी बढ़िया वो कंठी होती थी। यहाँ पे झालरा भी होता था। बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो मेरे को भी तागड़ी काले रंग की वो बनाई गई और मेरे भी यहाँ पे चांदी थी। आज जब मैं 2025 की बात करता हूँ तो पूरे गांव के अंदर किसी को देख लो, किसी के पास जो है कुछ भी तो नहीं बचा, ना कोई सोना, ना कोई चांदा, ना कोई जैविक खेती, ना कोई जीव। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम धरती को निर्जीव करते जा रहे हैं। धरती को निर्जीव कर देना, इससे बड़ा पाप कर्म क्या होगा कि धरती के ऊपर सिर्फ मानव और मानव कब्जा करता जा रहा है।
हमारे खेतों के अंदर जो ना जीव ही नहीं है। बचपन में कितने कटफोड़े थे, बचपन में कितने तोते थे, बचपन में कितने बाज थे, बचपन में कितनी गिद्ध थी, बचपन में कितनी तितलियां थी। बचपन में जैसे ही मैंने बनसटी लगाई, बनसटी जो है ना कपास की डंठल को बोलते हैं, यहाँ पे मैंने कपास की डंठल लगा दी। डंठल लगाते ही 3 दिन के अंदर अंदर छोटे वाली जो मधुमक्खियां हैं वो उसके अंदर आ गई और उसके अंदर बैठ गई और उसके अंदर जो है शहद पैदा हो गया, माड़ पैदा हो गया। हमने क्या किया, एक डंडी निकाली, भाग ली ऐसे, वो मक्खियां तो पीछे रह गई और पूरा का पूरा वो लेके उसका वो पिंड लेके मैंने ले लिया, अर्पण कर लिया, खूब मक्खन खाया। आज कहीं है, आज कहीं है, कहाँ गया? ये पेस्टिसाइड कंपनियों ने उसको खत्म कर दिया, ये हर्बिसाइड कंपनियों ने उससे खत्म कर दिया, ये जहर वाली कंपनियों ने उसे खत्म कर दिया और हमारे से करवाया। और किसकी रिकमेंडेशन पर करवाया? कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के कारण। मैं उनको ही दोषी ठहराता हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन जो मेरा आकलन है अपनी जिंदगी के अंदर, जो मैंने देखा वो मैंने ये देखा। उसके बाद फिर मैं चला गया इंग्लैंड गया, तो वहां पे जाके मैं ये देखने गया था कि जो विश्व के सबसे समझदार कौम है, गोरी कौम है, उनके जो सबसे धनी लोग हैं वो कैसे रहते हैं। विश्व के सबसे धनी और सबसे समझदार कौम जिसको मानते हैं गोरे कौम, वो कैसे रहती है। तो मैं पहले तो लंदन गया। लंदन के अंदर पता चला कि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो मालिक हैं वो शहरों में नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं? गांव के अंदर। और जो ग्रामीण प्रॉपर्टी है वो शहरी प्रॉपर्टी से महंगी है। उसके बाद फिर मैं और आगे चला तो वहां पे जाके मुझे एक बहुत ही सुंदर छप्पर दिखाई दिया। अपने खेतों के अंदर झुंडे होते हैं ना, झुंडे, उन झुंडों का बना हुआ बहुत सुंदर मुझे छप्पर दिखाई दिया। और उस छप्पर के ऊपर मुझे घास फूस के ही बने हुए 2 मोर दिखाई दिए, घास फूस के बने हुए 2 मोर छत के ऊपर। मेरे तो बचपन वाली हवेली याद आ गई। हमारे खेतों के ऊपर वो ना होता था लोहे वाला, वो लोहे वाला ऐसे मोर ऐसे ऐसे घूमता रहता था। मैं कहा भाई इससे मैं जरूर मिलूंगा, इस आदमी से जिसके घरों के अंदर ये मोर है, जिसकी छत पे मोर है। तो मैं आदमी से मिलने गया। मैं कहा भाई एक बात बता दे, तेरे यहाँ पे मोर तो होते हैं इंग्लैंड में, तूने छत के ऊपर मोर लगा रखे, तेरे को ये एक आइडिया कहाँ से आया, तूने क्या सोच के लगा? बोले जी मैंने ये भारत से इंस्पायरेशन ली थी। भारत की जो पुरानी सभ्य हवेलियाँ होती थी ना, जो बड़ी हवेलियाँ होती बड़े जमींदारों की, उसके ऊपर ये कार्तिकेय का वाहन, अपना जो है शिव जी के जो बेटे थे ना कार्तिकेय, उसका वाहन मोर जो है वो जरूर लगाते थे। ये संपन्नता और समृद्धि की निशानी है। जहाँ पे भी मोर होगा वो जो हानिकारक जीव कीड़े मकोड़े हैं उनकी सफाई कर दे, अपना पेट भर लेगा और वहाँ पे बीमारी नहीं आएगी। उन लोगों के घरों में मोर छत पे से नकली बेचको। उसके बाद फिर मैं आगे चला गया। मैं नहीं भाई मेरे को सुपररिच आदमियों से मिलना है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां चलाते हैं, मेरे को उसको मिलना है। तो मैं लंदन से 250 किलोमीटर दूर गया। जो जिसके पास गया उसके पास 1700 एकड़ जमीन थी। कितने? 1700 एकड़ जमीन। अब 1700 एकड़ वाला जमीन को देख के और मैं तो भाई इसका देखेंगे ये चीज क्या है, कैसे। मैंने कहा मैं पीएचडी केमिस्ट्री के पूरे घमंड में, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अफसर हूँ, पीएचडी केमिस्ट्री हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा भाई इस यहाँ के मालिक का नाम क्या है? जी मालिक का नाम है विलियम। माँ जी मेरे को विलियम कहाँ मिलेंगे? आज वो नीली शर्ट पहने आए हुए हैं आप बाजू की, और आपको अपने खेत में वो साइकिल चलाते हुए मिलेंगे, साइकिलिंग पे मिलेंगे। मैं थोड़ा रूम के ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर थोड़ा चढ़ा और इधर उधर देखा तो मुझे एक तरफ से एक नीली शर्ट पे साइकिल चलाता हुआ आदमी दिखाई दिया। मैं उस आदमी को बोला हेलो विलियम, बोला हेलो। फिर वो बोला भाई, उसने शक्ल देख ली, अगर ये तो इंडियन है। बोला आर यू फ्रॉम इंडिया? मगा यस आई एम फ्रॉम इंडिया। बोला यू हैव टू डू माई वन जॉब, एक मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मैं भाई काम तेरे लिए करते हैं, कोई बात ना, बता क्या काम है। बोला तुझे मेरी बेटी के साथ आधा घंटा हिंदी में बात करनी पड़ेगी। पिछले 2.5 साल से हमारे खेतों में नॉर्थ इंडिया से ऐसा कोई बंदा नहीं आया जो हिंदी में मेरी बेटी से बात कर सके। आप आए हो तो सबसे पहले आप मेरी बेटी के पास, बेटी को बुलाया। नाम क्या है इसका? बोला नाम है माया। क्या नाम है? माया। वो तिरी गए, हम तो अपनी माया ने छोड़े पड़े। हाँ हमारे भी माया होया करती, वो माया ने तो ये लिए बैठे हैं। माया
मैं माया को क्या भाई तेरा नाम कैसे रखा, ये सोचा कैसे? बोला मैं 1974 से बाई बस भारत आया हूँ और गया हूँ, और वहाँ पे मैंने क्या काम किया, ये जो तुम्हारे पुराने हवेली है ना, पुरानी हवेली नॉर्थ इंडिया की, उनके जो खिड़की और दरवाजे हैं नक्काशदारी वाले जो बना रखे हैं, वो सारे के सारे तुम तो उनको फेंक देते हो। तुम्हें तो लेंटर वाला चाहिए, तुम्हें तो वो चाहिए, तुम्हें तो नेचुरल चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये नेचुरल। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे चौखट और दरवाजे हैं ना बड़े बड़े, जो तुम्हारे महलों के अंदर है, जो तुम्हारी हवेलियों में है, वो मैं लेता हूँ, शिप में डालता हूँ, पानी वाले जहाज से मैं अपने खेत में ले आता हूँ, यहाँ पे ऑक्शन कर देता हूँ। वहाँ पे मेरे को लगभग 5,000 रुपये मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरा माल जाता है 15 लाख रुपए का, एक 15 लाख रुपए का। और बोला फिर मैं मेरी बेटी को भी इलाहाबाद ले गया था, वहाँ पे मैंने इसको MA हिंदी करवाई है, और इसके बाद जो है ये अब मेरे फार्म को संभाल रही है। मैं विलियम तेरा छोरा नहीं है भाई, बेटा नहीं है। बोला बेटा है, लेकिन वो तो नालायक है। बेटा है नालायक है? हाँ, 1700 एकड़ जमीन को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना हुआ है, नौकरी कर रहा है। ये इंग्लैंड के अंदर भी समस्या है, ये हमारे यहाँ भी समस्या है। हम हमारी जमीन को ऐसा नहीं मॉडल खड़ा कर पाए, हमारे सारे के सारे बेटे राजा होते हुए नौकर बने हुए हैं। हमारे सारे के सारे बेटे ना राजा होते हुए नौकर बने हुए। तो ये जो चीज है इसको समझना पड़ेगा, अपनी जमीन को समझना पड़ेगा, अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैंने फिर विलियम से पूछा, माँ विलियम भाई तू खेती कैसे करता है, कितने कट्टे यूरिया डालता है? विलियम यार कमाल है, मैं भारत से इतना गहरा जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है पाप और पुण्य क्या होता है, जीव हत्या अच्छी चीज नहीं होती। मेरे पास तो 50 गायें हैं, मैं उनके गोमूत्र से, उनके गोबर से, उससे ही खेती करता हूं। उस विलियम ने अपने खेत के अंदर जो है 400 एकड़ को ठीक कर रखा था, 1300 एकड़ जंगल यूं का यूं रखा हुआ था, और उसके अंदर घास फूस की कुटिया बना रखी थी, और उसी के अंदर सिंपल खाट चारपाई, और उसके ऊपर सूत की दरी, सूत की कपास की मोटी रजाई, और वहां पे बाहर लेटरिन, लेटरिन के अंदर नीचे रेत और पराली। मैं विलियम को देख के मेरा पूरा का पूरा जो मेरे अंदर जो घुसा हुआ था मॉडर्निज्म का, वो पूरा का पूरा उतर गया। उसने वहां पे आग बालने के लिए अलग से, भाई यूं का यूं मत लो, इसके गुण लगा होगा, इसके दीमक लगी होगी, लकड़ी ऐसे मत जलाओ, तुम ऐसे जलाओ तो गुण भी जलेगा, दीमक भी जलेगी। तुम यूं करो, मैं तुम्हारे लिए साफ करके लकड़ी रख लेता हूं, तुम्हें बोन फायर करना है तो ये लकड़ी मेरे से ले लो, 2 किलो लेनी है, 4 किलो लेनी है, जो भी भाव है मेरे को पैसे दे दो, लकड़ी ऐसे लो। तो अपना जो एंशियंट मॉडल था, हमारे दादाओं की जो जिंदगी थी, जैसे वो रहते थे वैसे तो विलियम रहने लगे, और जो अंग्रेज रहा करते नौकर अंग्रेज आगे, वैसे हम रहने लगे। उसके बाद फिर मैं आगे चला गया, मैं चलो कोई बात ना, आगे और देखते हैं, इससे भी विलियम से भी बड़ा कोई ना कोई चौधरी पाओगा, कोई जाट पाओगा, जमींदार पाओगा, चलो आगे चलेंगे। तो मैं आगे गया तो मुझे वहां से 300-350 किलोमीटर दूर लंदन से मुझे एक गोल गुंबद दिखाई दिया, बूंगा, जिसमें अपना तूड़ा रखते हैं ना, बड़े बड़े अपने बूंगे बना देते हैं, तो 2 मुझे बड़े बड़े बूंगे दिखाई दिए। मैं कहा भाई कार को उधर कर दे बूंगे की तरफ। भाई था छोटा मेरे साथ, वो बोला नो 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 वी कांट गो देयर। मारा के बात भाई, वाई वी कांट गो देयर, दिस इज नॉट ए थोरोफेयर, दिस इज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, इफ यू फील ऑफेंडेड दे कैन शूट अस। बोले उनको ये लग गया हम परेशान कर रहे हो तो गोली मार देंगे। माँ भाई मैं तो देखने आया हूं और देख के जाऊंगा, गोली मारेंगे तो मार लेंगे। भाई मैं गाड़ में जान लग रहा हूँ, रोड के ऊपर का जान लग रहा हूँ, मन ना उनकी कोई चीज छेड़नी, ना मैंने उनका कोई बूटा तोड़ना, ना मैंने उनका क्या मैं करना, तो भाई न्यू गोली मारेंगे तो मारेंगे भाई, कि दवाई है, मैं देखना है, मैं बिना देखे नहीं जाऊंगा। मैंने उसने मान गया वो। जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की, कुत्ते भौंकने लगे। माँ भाई कुत्ते भौंकने के भीतर से भी लिकड़ेंगे, अंदर से भी आ सकते हैं। मैंने तुरंत क्या देखा, 2 मिनट के अंदर जो पिक्चर देखनी थी वो 2 मिनट के अंदर कुदरत ने दिखा दी। क्या दिखाई? सबसे पहले बाउंड्रियां नहीं है जैसे अपने सीमेंट वाले हैं, सारे फूलों के पौधे, फूलदार पौधों से बाउंड्री कर रखी है। करोंदा जैसे जो फलदार पौधे हैं ना, वो वहां पे लगे हुए हैं, बाढ़ बन गई। उसके बाद अंदर सबसे पहले जो अंदर घुसते ही जो है कमरा मेहमानों वाला, वो भी पूरा गोल है, और राजस्थानी स्टाइल में, गुजराती स्टाइल में वही मिट्टी का वो कमरा है।
और उसके ऊपर उसी स्टाइल में छान बंधी हुई है, बहुत ही सुंदर। मेरी तकदीर अच्छी थी कि जिस दिन मैं गया उस दिन वो जो है ऊपर से लेवड़ा फटा हुआ था, ऊपर से दो है ना प्लास्टर वो हटा हुआ था। अब प्लास्टर के नीचे क्या है, अभी इस दीवार के नीचे क्या है मुझे क्या पता। ये इसमें ईंट लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। ऊपर तो ये है। अब ये नीचे जो यहाँ पे जो छटा हुआ है, इसके बाद नीचे दिखते ही मुझे सीमेंट नजर आ रही है, तो मुझे पता चल गया सीमेंट का है। तो वहां पे मैंने क्या देखा, वो प्योर मिट्टी के मकान में रह रहा है। और उसके पास जो बूंगा है वो भी पूरी तरह से सरकंडे और पराली का बना हुआ है। और सरकंडा वो कहां से मंगा रहा है, इंडोनेशिया से। झुंडा वो कहां से मंगा रहा है, इंडोनेशिया से। इस टाइप की छतों को कहते हैं थैच रूफ। क्या कहते हैं, थैच्ड रूफ, गुथी हुई छत। और इंग्लैंड या वेस्टर्न वर्ल्ड में, फाइव आइज में अगर कहीं पे भी थैच बनती है तो वहां के लोकल जो समाचार पत्र हैं, इंटरनेशनल जो समाचार पत्र हैं, उनके एडिंग पे होते हैं वो, फलाने रिच ने ये थैच रूफ बना ली, अब मैं और मेरी बिल्ली इसके अंदर बड़े आराम से रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास उनसे ज्यादा सोना चांदी, उनसे ज्यादा मौसम, अच्छी सर्दी, अच्छी गर्मी, अच्छी बरसात, अच्छा अपना बसंत के मौसम, सारे मौसम हमारे पास। पानी इतना बढ़िया हमारे पास, मिट्टी के मकान हमारे पास, बैल घोड़े ऊंट हमारे पास। आज हमारे पास क्या है, कर्जा। आज हमारे पास क्या है, कर्जा। इस हिसाब से हमें जकड़ा गया, इस हिसाब से नीतियां बनाई गई। ओए पंजाब दे किसान तो भाई प्रोग्रेसिव हो गए। प्रोग्रेस की में भाई ना, प्रोग्रेसिव हो भाई, हमारे से देखो सीमेंट भी खरीदने लग गए, हमारे से लोहा भी खरीदने लग गए, हमारे से ट्रैक्टर भी खरीदने लग गए, हमारे से डीजल भी खरीदने लग गए। उनका कुछ बचा ही नहीं, वो हो गए प्रोग्रेसिव। हरियाणा पंजाब के किसान क्या बन गए, प्रोग्रेसिव। हम प्रोग्रेसिव कब बढ़ते हैं, जब हम बाजार से सामान खरीदने जाते हैं। जब हम बाजार से सामान खरीदना बंद कर देते हैं, अपना खुद का बनाना कर देते हैं, उस टाइम पे क्यों कुछ देना ही नहीं। जिसकी खावे बांकड़ी उसके गाँव गीत, गीत तो उसी के गाए जाएंगे जो कुछ खाने को देगा। जिसकी खावे बाजरी उसकी लाओ हाजरी, हाजरी तो उसकी लगानी पड़ेगी। अब अपने को तो हवा में रखना है ना। ये देखो और ज्यादा प्रोग्रेसिव कर गया। पिछली बार तो इसके पास ट्रैक्टर था 15 HP का, इस बार ये लिया 20 HP का, इस बार लिया है 33 HP का, इस बार लिया 56 HP का, इस बार तो JCB ले आया। वाह वाह, तालियां। बड़ा प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव। तो मित्रों, हमें अपना क्षेत्र समझना पड़ेगा, अपने खेत को देखना पड़ेगा, अपना गांव देखना पड़ेगा, अपनी बायोडायवर्सिटी देखनी पड़ेगी, और वहां पे कौन कौन से पौधे होते हैं और उन पौधों से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। अपनी पुरानी दादों वाली जो कल्चर थी, जो जीवन स्टाइल था, वो भी अपनाना पड़ेगा। आज जब मैं इस गांव के अंदर वापिस आ रहा था तो एक बुजुर्ग थे 76 साल के, इसी गांव की बात कर रहा हूं। जब हम वापिस आ रहे थे, एक बुजुर्ग थे 76 साल के, और दूसरे थे उसके भतीजे ने स्टंट डलवा रखा है। इसी गांव की बात बता रहा हूं। और जो चाचा है वो अभी भी खेत के अंदर सुबह सुबह कस्सी लेके घुसा नंगे पैर। जब सुबह सुबह नंगे पैर हम मिट्टी में घुसेंगे तो मिट्टी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे मेरे शरीर के अंदर आके, जहां पे भी मेरे शरीर को हृदय में को कमी है, लीवर में को कमी है, फेफड़ों में कमी है, आंतों में कोई कमी है, गुर्दों में कमी है, मसल्स में कमी है, वो पूरा कर देगा। इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग यानी जो धरती है, धरती पे जितना हम नंगे पैर घूमेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वो तो देसी पने पा गया काका। तो हमारे भाई काका बोलते हैं, चाचा नहीं बोलते। थारे काका छोटा बच्चा होता है, हमारे काका होता है फादर से जो छोटा होता है उसको काका बोलते हैं। जो चाचा है वो चाचा तो खेत में काम कर रहा है, 7 दिन से वो देसी खाने पा गया, अब वो दवाई भी नहीं ले रहा। डायबिटीज की दवाई छोड़ चुका वो, क्योंकि देसी खाने पे आ गया। और जो भतीजा है वो ऐसे करके घूम रहा है। तो अपने खेत को पहचानो, अपनी फसलों को पहचानो, अपनी जड़ी बूटियों को पहचानो, और अपनी दिनचर्या को भी पहचानो। हमें यही नहीं पता आज तिथि कौन सी है, हमें यही नहीं पता आज वार कौन सा है। चांद देखे देखे हमें पता नहीं कितना टाइम हो जाता है। आज पिड़वा है, आज दोज है, आज तीज है, आज चौथ है, आज पांचवें, आज छठ है, आज सप्तम, आज आठवें, आज नौवीं, आज दसवीं, आज ग्यारह, आज द्वादश, आज त्रयोदश, चौदस है, मावस है या पूर्णमासी है, भूल गए सारा। जबकि चांद का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है,
सूरज से ज्यादा हमारे पास है चांद, और चांद का हमारे शरीर पे और ज्यादा असर पड़ता है। पूरी धरती के ऊपर पानी है, समुद्रों में, चांद उस पानी को ज्वार और भाटे के रूप में ऐसे हिलाता रहता है। आज ये यहाँ पे आ गया पानी, अब ये चांद इधर चला गया तो इधर हो गया, अब ये इधर चला गया तो इधर। ऐसे ही चांद हमारे शरीर के पानी के अंदर को भी हिलाता है। हमारे शरीर के अंदर जो है, जब पूनम आएगी तो हमारे अंदर उत्साह ज्यादा हो जाएगा, जब अमावस्या आएगी तो हम थोड़े से लो चले जाएंगे। तो ये एक चीज नहीं है खेत को पहचानना और खेत की फिर रक्षा भी करना। आज हम ना तो खेत को पहचान रहे और ना खेत की रक्षा कर रहे। तो आप अच्छा खा लो, थोड़ा खा लो, एक टाइम योगी, 2 टाइम भोगी और 3 टाइम रोगी। ये हमारे बुजुर्गों की बनाई का होते हैं, मेरी बनाई हुई नहीं है। मेरी बनाया नहीं इसके अंदर कुछ भी, मेरे बुजुर्गों का बनाया हुआ है। तो उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, वरना बाजार तो क्या कहेगा, और खा ले और खा ले और खा ले। भाई उसने तो डॉलर मिलने लग रहे हैं, उसने तो नोट मिलने लग रहे हैं, और खा ले, और खा के फिर बीमार होऊंगा, फिर ये दवाई और ले ले, ये दवाई और ले ले, ये दवाई और ले ले। तो बहुत ही गहरे चिंतन की जरूरत है, बहुत ही गहरे मनन करने की जरूरत है। कॉर्पोरेट के जो रचा हुआ जो ये है एक पूरा का पूरा मकड़ जाल, इस मकड़ जाल से बाहर आने की जरूरत है, और हम सब रल मिलके इससे बाहर आ सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपना शहर का मकान छोड़ दिया। सबसे पहले मैं आरा लेके आया। जब इंग्लैंड के जो सबसे धनी आदमी हैं वो स्मोक्ड फूड खाते हैं, उनके पास स्मोकर हैं, ये इसकी लकड़ी चाहिए मुझे तो बादाम की, मुझे तो सेब की लकड़ी चाहिए, सेब का इसके धुआं लगेगा, बादाम का धुआं लगेगा, और फिर मैं स्मोक्ड फूड खाऊंगा। तो मैं उससे कित काटूं भाई, मुझसे कम थोड़ा ही हूँ। मैं भी अपना आरा लेके आया, मेरे पास उपले हैं, उससे स्मोकिंग करी, अब मैं भी स्मोक्ड फूड खाता हूँ। हमारी दादियाँ क्या करती थी, जब वो आर लगानी होती थी दाल के अंदर, तो थोड़ा कोयला लेके वो लेके घी लेके और उसके अंदर डाल देती, तो ऊपर से ढक देती थी। वो पूरा पूरा जो है चारकोल जो है वो दाल के अंदर रम जाता था। हम जो रोटियां पकाते थे वो चूल्हे के ऊपर लगाते थे, इधर से जो है धुआं उसके लगता रहता था, उधर से एक्टिविटी चारकोल लगता रहता था, इधर से राख लगी रहती थी। सवा बोलते हैं ना राख। राख क्या करती है, राख हमारी बॉडी को एल्कलाइन करती है। चारकोल क्या करता है, चारकोल हमारे शरीर से जो विष है, जो जहर है, उसको सोखता रहता है। धुआं भी यही काम करता है, टेस्ट को बढ़ाता है। तो एक तरह नहीं है, हमें अनेक तरह से सोचकर सबसे पहले तो हमें अपने खेतों के अंदर जहर डालना बंद करना पड़ेगा। इस बढ़ने देख लो, इस बढ़ने से किसी ने 1 किलो यूरिया दे रखी हो तो मैंने बता दो, और ये और बड़ा हो रहा है ना। तो तुम्हें कहां जरूरत है, किसी ने तुम्हें बोल दिया तुमने मान लिया। हमारे पास सब कुछ था, किसी ने कहा ये ले ले, हाँ जी दे दो, ये ले ले, हाँ जी दे दो, ये ले ले, हाँ जी दे दो, हाँ जी ले लो दे दो दे दो दे दो। आज तक हमने लिया ही लिया तो है। हमें अपने खेतों के अंदर जीव दोबारा लेके आने पड़ेंगे। जीव ही आपकी खेती को सजीव बनाएगा, जीव आपकी जमीन को सजीव बनाएगा। जो उसका एक चक्कर को समझो, हम सभी 1,84,000 के अंदर हैं, हम सभी के सभी 1,84,000 के अंदर हैं। एक यहां पे रह ही नहीं सकता, सभी को यहां पे रहना है। अगर एक एक करके चले गए तो सभी जाएंगे। खेत ने मेरे को क्या दिया, बिल्कुल जीरो से समझो। मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से ऑक्सीजन ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं। ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, यही कर रहा हूं ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन ले रहा है, आसपास के पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, मेरे लिए ग्लूकोज बना रहे हैं और मेरे लिए ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, मैंने ऑक्सीजन ले ली, मैंने इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, आदान प्रदान हो गया, आदान प्रदान हो गया। ये होता है। उसके बाद ये तो हो गया। अब ये यूं का यूं धरती के अंदर नहीं जाएगा। जब ये यूं का यूं धरती में न जाएगा तो फिर सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव जैसे कि मेरे खेत के अंदर बलद भी हैं, मेरे खेत के अंदर बाछड़े भी हैं, मेरे खेत के अंदर बाछड़े भी हैं।
अब चौमासे का टाइम है तो मैं उससे उपले नहीं बना पाता, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा सा गोबर डाल दूंगा तो नीचे जीव इतने ज़्यादा हैं कि 1 घंटे के अंदर उसका पाउडर बना देंगे, उसका खाद बना देंगे। तो मेरी गायें ऐसे ही घूमती रहती हैं, बैल ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो जैसे ही वो गोबर धरती पे डलता है, नीचे से अनेक प्रकार के जीव आ जाते हैं और वो अनेक प्रकार के जीव गोबर को कंपोस्ट में बदल देते हैं। गोबर को जैविक खाद, जिसकी जैविक ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, उस खाद को अपने आप कर देते हैं। कोई मेरे को बाहर से मजदूर लाने की जरूरत नहीं, ना मेरे को मशीन लाने की जरूरत। मेरे को क्या लाने की जरूरत है? जीव। भेड़ ले आओ, बकरी ले आओ, ऊंट ले आओ, भैंसा ने भीतर छोड़ दो, गाय ने छोड़ दो, बलदान छोड़ दो, कुछ भी कर लो, तब मग लो, खुद जाना शुरू कर दो, वो भी वही इफेक्ट करेगा। सोच के लिए खेत के अंदर जाना शुरू कर दो, वही इफेक्ट करेगा। तो वहां पे दूसरे का रोल शुरू होता है, वो रोल है अन्य जीवों का। उन जीवों का भोजन भर गया और वो उन्होंने कंपोस्ट बना दी। अब वो जो कंपोस्ट है फिर वो अपना काम करना शुरू करेगा। उसके अंदर जो भी फसल हम लेंगे, गेहूं लें, मिलेट्स लें, दालें लें, फ्रूट्स लें, औषधीय पौधे लें, उसको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है। तो ये पूरा का पूरा चक्र है। इस चक्कर को केमिकल डाल के तोड़ रहे हैं, उनका लालच है, मर रहे हैं, स्वास्थ्य हमारा खराब हो रहा है। तो कंपोजिट क्या है? कंपोजिट है पहले तो खेत को पहचानना, उसके बाद खेत के अंदर जहर छोड़ के और यहाँ की लोकल जो भी चीज़ें हैं वो उगाना, सब्जियां उगाना, फल उगाना, ये उगाना। और उसके बाद जो है अपनी सेहत को देखना, अपने जीवन चक्र को देखना। जैसे 25 साल तक का है, उसकी इच्छाएं कुछ और होती हैं, 50 साल तक का होता है, उसकी इच्छाएं और उसकी ज़रूरतें कुछ होती हैं। अब जो 60 से ऊपर आ जाता है, 50 से ऊपर आ जाता है, उसको न्यूट्रिशन कम चाहिए, वो प्रोटीन और ये कम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, उसको फूड सप्लीमेंट ज़्यादा चाहिए। तो फूड सप्लीमेंट वगैरह आपके खेत के अंदर क्या क्या है, जड़ी बूटियाँ आपके खेत के अंदर क्या क्या हैं, ये जड़ी बूटियाँ भी आपको पहचाननी पड़ेगी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसके अंदर हम लगभग सबसे ज़्यादा समय बढ़ाते हैं, वो है हमारा घर। वो क्या है? हमारा घर। कल रात की घटना है, 10 बजे का समय है। कल रात को 10 बजे हम 4 आदमी, मेरा कहाँ गए गुरते जी, गुरबेज, हाँ इनके भाई के घर पे थे हम, गुरनेक, इनके घर पे थे, खाना खा के आए थे। इन्होंने कहा नहीं जी ऊपर चलो वहाँ सोएंगे। हमने दरवाज़ा खोला, पूरी की पूरी गर्म हवा अंदर से रात को 10 बजे आई है। पूरा का पूरा 10 बजे तक हमारे सीमेंट वाले मकान उबलते रहते हैं। बाहर ठंड है, अंदर वो है। उसके लिए फिर हम नेचुरल की बजाय अननेचुरल बिजली फूंक के फिर उसको ठंडा करते हैं, एसी लगाते हैं। तो क्यों ना नेचुरल मकान बना लिया जाए। मैं तो मेरे खेत में टिब्बे के ऊपर रहता हूं, जहां पे टेम्परेचर 50 से भी क्रॉस कर जाता है। सर्दी में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, 1-2 माइनस डिग्री पे चला जाता है। वहां पे मुझे एसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे खेत के अंदर उगने वाले जो झुंडे थे उनको पहचान लिया, जो सरकंडे थे उनको पहचान लिया। बुजुर्गों की तरह मैंने उससे बातें बना लिए, बुजुर्गों की तरह मैंने उसका दीवार बना लिया, गोबर मिट्टी वगैरह से मैंने उसको लीप लिया। तो उसके अंदर गर्मी है ही नहीं। बाहर तापमान 50 है, अंदर तापमान 31 है, 32 है। अब 31-32 पर आदमी आराम से रह सकता है ना। तो आपको अपने मकान भी बदलने पड़ेंगे। मकान आपका खेत देगा, कपड़ा आपका खेत देगा, रोटी आपका खेत देगा, दवा आपका खेत देगा। धन्यवाद।